अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज करने के लिए इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इट इज रिस्पॉन्सिबल for increasing intestinal absorption of calcium, magnesium and phosphorus। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। तो अगर हम देखें, हमारे पास टू मेन फॉर्म्स हैं विटामिन डी की, टू मेन फॉर्म्स। तो हम वन बाय वन दोनों को ही देखते हैं यहाँ पे। तो पहली फॉर्म जो है हमारे पास वो है अर्गोकैल्सीफिरोल। फर्स्ट फॉर्म इज अर्गोकैल्सी। जो अर्गोकैल्सीफिरोल है इसको विटामिन D2 भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन D2। और ये कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट सोर्सेज पे। प्लांट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। क्लियर। और दूसरी फॉर्म हमारे पास कौन सी है? कोलीकैल्सीफिरोल। ठीक है, अर्गोकैल्सीफिरोल प्लांट सोर्स, कोलीकैल्सीफिरोल एनिमल सोर्स। ठीक है, इसको विटामिन D3 भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ऑब्टेन की जाती है, सॉरी, ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? एनिमल सोर्स से। ठीक है, दोबारा हम देखते हैं कि विटामिन डी क्या है। फैट सोल्यूबल विटामिन है, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की बढ़ाता है। दो मेन फॉर्म्स हैं, अर्गोकैल्सीफिरोल, कोलीकैल्सीफिरोल। अर्गोकैल्सीफिरोल का जो सोर्स है वो प्लांट्स हैं और कोलीकैल्सीफिरोल का जो सोर्स है वो एनिमल्स हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास है ये किस तरह बनते हैं, इसकी सिंथेसिस की भी हम बात करते हैं। तो जो प्रिकर्सर होता है विटामिन डी का, प्रिकर्सर वो हमारे पास क्या होता है? 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल ये एक प्रिकर्सर है विटामिन डी का। ठीक है, और ये जो होता है 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल ये कहाँ पे पाया जाता है? एपिडर्मस, स्किन की एपिडर्मस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स भी लिख लेती हूँ। तो आपने ये तो सारा कर लिया होगा नोट, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो प्रिकर्सर को हम शुरू से ही लिखते हैं। प्रिकर्सर है हमारे पास कौन सा? 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? एपिडर्मस ऑफ द स्किन के अंदर। ठीक है, स्किन के एपिडर्मस के अंदर। तो ये क्या करता है? ये सनलाइट को जब एक्सपोजर होती है तो ये सनलाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कोलीकैल्सीफिरोल के अंदर। गेट कन्वर्टेड इनटू द कोलीकैल्सीफिरोल। ठीक है, कोलीकैल्सीफिरोल को विटामिन D3, हम पहले भी इस चीज़ की बात कर चुके हैं, और प्रो विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब कोलीकैल्सीफिरोल ने क्या करना है? इसने एक रिएक्ट करना है किसके साथ?
25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के साथ, ठीक है, 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें भी मौजूद होंगी उसकी भी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल ने 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट करना है 25 हाइड्रोक्सिल कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर, 25 हाइड्रोक्सिल कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो चीज़ें हम देखते हैं यूज़ होंगी वो कौन कौन सी हैं, तो एक है यहाँ पे NADPH, ठीक है। दूसरी है हमारे पास साइटोक्रोम P450 और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कन्वर्जन होनी है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 25 हाइड्रोक्सिल कोलीकैल्सिफेरॉल। तो ये 25 हाइड्रोक्सिल कोलीकैल्सिफेरॉल ने इसने रिएक्ट करना है, तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के साथ, 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज के साथ इसने रिएक्ट करना है। ये किडनी के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट इन किडनी, और कन्वर्ट होना है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है कैल्सीट्रायोल, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल को कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, क्लियर। तो जो मेन सोर्स होता है विटामिन डी का, ये क्या होता है, ये होता है सनलाइट, ठीक है ना। मेन सोर्स क्यों होती है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के साथ एक्सपोजर होगा तो यहाँ से रिएक्शन जो होगा प्रिकर्सर से ये स्टार्ट होगा। तो अभी हम बात करते हैं RDA की यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यहाँ बात कर ली किस तरह एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की जो है वो बनती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे RDA की, ठीक है। तो वो क्या होता है, RDA रेकमेंडेड डेली अलाउंस जो होती है विटामिन विटामिन डी की रेकमेंडेड डेली अलाउंस, ठीक है। तो 400 इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं ये रेकमेंडेड है एक चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, विटामिन डी के। और उसके अलावा क्या है, 200 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं एक अडल्ट के लिए, ठीक है। और क्या होता है कि 400 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, ठीक है ना। और क्या होता है, 600 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं 60 ईयर से ज़्यादा जो एज है उन लोगों के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शन की। बायोकेमिकल फंक्शंस की हम बात करते हैं विटामिन डी के हम यहाँ पे बायोकेमिकल फंक्शन की 1 बाय 1 बात करते हैं। तो विटामिन डी के जो बायोकेमिकल फंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल जो होता है विटामिन डी का, कि ये रेगुलेट करते हैं लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस और कैल्शियम के लेवल को ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो विटामिन जो डी है इसको हम हार्मोन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड विटामिन डी आल्सो कॉल्ड हार्मोन। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इट सिंथेसाइज
विटामिन डी इज सिंथेसाइज एंड एक्टिवेटेड, और इसको एक्टिवेट भी किया जाता है इन स्किन, ठीक है ना, एपिडर्मस के अंदर ये होते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर ये होते हैं। किस तरह? एक्सपोजर टू सनलाइट, जब सनलाइट के एक्सपोजर पे, और लेकिन इनका जो अफेक्ट होता है ना, अब ये एक्टिवेट होने के बाद इनका जो इफेक्ट होता है या फिर एक्शन होता है वो होता है टारगेट टिश्यूज के ऊपर, ठीक है। वो बोन्स हो सकती हैं हमारी, ठीक है, उसके अलावा जो है इंटेस्टाइन हो सकती है या फिर किडनी। क्लियर? तो ये जो होता है ये इसीलिए हम कहते हैं कि ये बिहेव करता है एज ए स्टीरॉयड हार्मोन के तौर पर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अब मेन रोल्स की विटामिन डी के। मेन रोल्स, तो अगर हम मेन रोल्स की बात करें तो मेन रोल्स के अंदर क्या है कि मेन रोल जो होता है विटामिन डी का कि ये रेगुलेट करता है कैल्शियम के लेवल को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो विटामिन डी है ये बाइंड करता है, ये एक्ट करता है। एक विटामिन डी एक्ट करता है ऑन इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। तो क्या है हमारे पास इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर यहाँ पे? तो वो है विटामिन डी रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विट डी आर ई, ठीक है, इसकी एब्रिविएशन है। तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। तो इसके साथ विटामिन डी जो है ये एक्ट करता है, इसके साथ बाइंड करता है। वो कौन सा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है? ये वाला विटामिन डी रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, ठीक है। और ये क्या करता है जब ये इसके साथ बाइंड कर जाता है तो इसका फायदा क्या होता है? तो यहाँ पे इंक्रीज होती है सिंथेसिस। किस चीज़ की सिंथेसिस यहाँ पे इंक्रीज होगी? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस फिर बढ़ जाएगी, ठीक है, जब ये बाइंडिंग हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी के अंदर इसका फंक्शन। तो जो हमारे रीनल ट्यूबुलर होते हैं ये उसके ऊपर विटामिन डी एक्ट करता है। विटामिन डी एक्ट ऑन दी, विटामिन डी एक्ट करता है ऑन रीनल ट्यूबुलर सेल्स के ऊपर, ठीक है। और ये रीनल ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं ये इनके अंदर रीअब्सॉर्प्शन जो होती है कैल्शियम और फॉस्फेट की वो बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन के अंदर इजाफा हो जाता है, ये बढ़ जाती है, ठीक है। और एट द एंड हम पॉइंट एक देखते हैं बोन्स का। बोन्स के अंदर इनका क्या फंक्शन होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, और हेल्प करते हैं ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी में, ठीक है। उसके अलावा ये करवाते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, या फिर डेपोजिशन ऑफ
कैल्शियम और फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। तो अभी हम बात करते हैं जो है वो डेफिशिएंसी जो इनके अंदर होती है विटामिन डी की, डेफिशिएंसी की जो सिम्टम्स होती हैं विटामिन डी की, तो हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रिकेट्स। तो विटामिन डी की जो रिकेट्स वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ठीक है, और प्लाएबल बोन्स होती हैं, ठीक है ना, बहुत नरम हड्डियाँ हो जाती हैं। तो रिकेट वो कंडीशन है जो चिल्ड्रंस के अंदर ये देखी जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसके अंदर क्या होता है कि इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन होती है, इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन होगी, जिससे क्या होगा, बोन्स जो होंगी ना, बोन्स ये वीक होंगी, ठीक है ना, और प्लाएबल होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नरम हड्डियाँ होंगी। और दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो ये ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन जो होगी वो अडल्ट्स में होती है, जिसके अंदर हड्डियां जो मजबूत थी, लेकिन क्या होगा, वहाँ पे उनकी डीमिनरलाइजेशन होनी शुरू होगी, डीमिनरलाइजेशन, जिसकी वजह से जो हड्डियां थी वो बहुत ज़्यादा नरम और ऐसी हो गई कि फ्रैक्चर के चांसेस जो थे वो बढ़ गए, ठीक है ना, फ्रैक्चर के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी डीमिनरलाइजेशन होती है बोन की ऑस्टियोमलेशिया के केस के अंदर, ठीक है ना, और जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती हैं, और इनसफिशिएंट जब एक्सपोजर होता है ना यूवी लाइट के साथ, तो फिर ये कंडीशन होती है ऑस्टियोमलेशिया की, ठीक है। अब थर्ड केस है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, उसकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर हाइपरक्लैसीमिया और क्या होता है कि हाइपर फोस्फेटीमिया की कंडीशन आती है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, इसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है, और कंडीशन आती है हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर फोस्फेटीमिया की, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का केस होता है। तो जो पेशेंट होता है ना, इसको ट्रीट किया जा सकता है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देके या फिर कैल्सीट्रायोल देके, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको विटामिन डी की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।